तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली थी, है ना। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। तो आप हेडिंग डालेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, या फिर मैंने आपको बताया था कि इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से आता है, तो इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है ना। तो आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हेडिंग डाल सकते हो। चलिए अब देखते हैं ये कैसे होता है और कैसे निकाला जाता है। तो बेसिकली जो बच्चों हमारा स्प्रिंग है, इस पहले तो आप ये समझें कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, कंजर्वेटिव होगा तभी तो हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार चेक तो कर लें कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स को चेक करने के 3 तरीके हैं। ये मान लीजिए स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे, तो नेचुरल लेंथ पे तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता, ये हमारा एनएलएम का ज्ञान है बच्चों। यहाँ पर आपको स्प्रिंग जो है वो एनएलएम में जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लेना चाहिए ना। रिवाइज करोगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो जरूर उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो अगर हम इसको इलोंगेट करते हैं बच्चों, एक्स मान लो ये ब्लॉक हम यहाँ ले आए इलोंगेट करके, तो आपको पता है कि जब एक्स इलोंगेट करते हो तो इसको फोर्स पीछे की तरफ लगता है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें फोर्स को, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू आई कैप। आई कैप क्यों? क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस मान ली, तो मैं अगर एक्स एक्सिस में इसको आगे की तरफ खिसका रहा हूं तो फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो जो स्प्रिंग फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन है। आप देखो ये स्प्रिंग फोर्स इस टाइप का है कि इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो एक्स का फंक्शन है, के एक्स लिखा है ना, एक्स का फंक्शन है आई कैप। जबकि वाई और जेड कंपोनेंट तो है नहीं, लेकिन एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन है। तो अगर एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन है तो ये सेकंड फॉर्मेट हुआ बच्चों। ये जो फोर्स है ये फोर्स कौन से फॉर्मेट का है? जिसका एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन हो, वाई कंपोनेंट वाई का फंक्शन हो, जेड कंपोनेंट जेड का फंक्शन हो। तो वाई जेड तो है नहीं, तो उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं। लेकिन एक्स कंपोनेंट किसका फंक्शन है बच्चों? एक्स का फंक्शन है। तो ये सेकंड फॉर्मेट वाला फोर्स है, और सेकंड फॉर्मेट वाला फोर्स है तो ये प्रूव कर रहा है कि ये कौन सा फोर्स है। आइडेंटिफाई कर लिया हमने, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमेशा याद रखें कि स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं कि जो हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है, इसलिए हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। therefore 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 we can we can we can define we can define स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ। उसके बाद आप ध्यान से देखें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमें डिफाइन करनी है। तो आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो डेफिनेशन है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन किया गया, ना कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। तो हमें तो पता है भाई कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब u इनिशियल माइनस u फाइनल, है ना बच्चों, इट इज मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। भाई यही होना चाहिए ना। अब मान लीजिए कि हम एक सिचुएशन लें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए, कि लेट्स सपोज ये हमारी स्प्रिंग है बच्चों। इस स्प्रिंग अभी क्या थी कि अपनी, मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं उसकी नेचुरल लेंथ है और यहाँ पे इसका एक ब्लॉक लगा हुआ है। अब मान लो ये ब्लॉक को हम एक पॉइंट से, जिसको ए बोल रहे हैं, मान लीजिए ए पॉइंट नेचुरल लेंथ से x1 दूरी पर है, और इस ब्लॉक को हम ए से दूर, इसको इलोंगेट करके ए से बी पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं, और बी पॉइंट की जो दूरी है बच्चों वो x2 है। तो नेचुरल लेंथ से ए पॉइंट की दूरी x1 है और नेचुरल लेंथ से बी पॉइंट की दूरी x2 है। x2 एंड x1 आर मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, हमेशा याद रखें, आर मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2। तो यहाँ पे देखो आप a से जब आप b ले जा रहे हो, तो अगर मैं a पर डिफाइन कर दूं कि पोटेंशियल एनर्जी UA है, अगर मैं एक पोटेंशियल एनर्जी का नंबर डिफाइन कर दूं कि a पे पोटेंशियल एनर्जी UA है स्प्रिंग की, और b पे पोटेंशियल एनर्जी UB है, ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये वर्क डन बाई a से b में जो स्प्रिंग है उसके बराबर होगा। इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल्स टू वर्क डन बाई स्प्रिंग। अब वर्क डन बाई स्प्रिंग कैसे निकालेंगे बच्चों? तो वर्क डन बाई स्प्रिंग निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा
हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? क्योंकि जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है बच्चों, तो स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। देखो स्प्रिंग फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं होता, वेरिएबल फोर्स है, और उसका एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालने के लिए फ्रॉम ए टू बी। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक्स पे जाके एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे बच्चों, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, जिसमें हम छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है डी एक्स, और फोर्स जो है बच्चों के एक्स वो पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि आगे डिस्प्लेसमेंट करोगे, इलोंगेशन करोगे तो पीछे की तरफ फोर्स लगता है। फोर्स की डायरेक्शन आप जानते हो। तो dx और kx फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों, है ना, इसलिए हम माइनस साइन नहीं लेंगे, वो कॉस के साथ माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग पहले निकालते हैं। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल एफ एक्स, मतलब फोर्स ऑफ स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो है के एक्स, उसका मैग्नीट्यूड के एक्स होता है इंटू डी एक्स, और दोनों के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे किया जा रहा है और जो फोर्स लग रहा है वो पीछे लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो ये माइनस के बच्चों बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बचेगा। अच्छा, कहां से कहां तक वर्ग निकालना है? तो ए से लेके बी, और नेचुरल लेंथ से एक्स ली गई है, तो x1 ए जो है वो x1 दूरी पर है और बी जो है वो x2 दूरी पे है, तो x की लिमिट लग जाएगी x1 से x2। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों? देखो यहाँ पर, तो दिस विल बिकम x dx का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 1/2 बाहर ले लो, तो ये माइनस के बाई टू, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में x2 लिखोगे अपर लिमिट, तो x2 स्क्वायर माइनस x की जगह x1 लिखोगे तो x1 का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ रहा है? माइनस के बाई टू ब्रैकेट में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो इस इक्वेशन से आते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है यू ए पॉइंट पर इनिशियल पॉइंट था, माइनस फाइनल पॉइंट जो है वो बी है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितनी आ रही है बच्चों? माइनस के बाई टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स फॉर द स्प्रिंग। लेकिन हम अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया था कि एक रेफरेंस लेवल मानते हैं, और उस रेफरेंस लेवल पर फॉर्मूले को आसान बनाने के लिए हम क्या मान लेते हैं बच्चों? जीरो। उस रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आसान करने के लिए उस रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे मान लेते हैं? जीरो। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस लेवल हमने ग्राउंड सरफेस माना था, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो देखो हम बच्चों यहाँ पे रेफरेंस लेवल किसको मान रहे हैं? क्योंकि नेचुरल लेंथ पे कोई फोर्स नहीं लगता है, तो हम वहां पे क्या ले सकते हैं, और सारी डिस्टेंस हम नेचुरल लेंथ से कैलकुलेट करते हैं, तो क्यों ना रेफरेंस पॉइंट नेचुरल लेंथ को ही माना जाए। तो हमने बोला कि भाई आप एक काम करो, जो आपका नेचुरल लेंथ है उसको आप ए पॉइंट मान लो और इसको रेफरेंस लेवल मान लीजिए, रेफरेंस लेवल फॉर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यूए कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। और क्योंकि नेचुरल लेंथ में ही है तो ए वाला पॉइंट x1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? x1 इज इक्वल टू जीरो। फिर आप इसको ए से बी पॉइंट पे ले जाओ, और ए से बी पॉइंट मान लो जो x2 है वो x के बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ub, ये हम निकाल लेते हैं बच्चों कितनी है। तो अब देखो ये सारी जो वैल्यूज हैं जो हमने रेफरेंस लेवल माना है, ये आप मेन फॉर्मूले में पुट करो। देखो यूए जीरो है, यूए जीरो है तो यूए की जगह जीरो पुट करो, माइनस हमें तो बी पॉइंट पर एक्स दूरी पर, x2 मतलब x है तो x दूरी पर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी इसको रेफरेंस लेवल मानने के बाद। तो यहाँ पे देखो माइनस के बाई टू और x2, तो x2 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू x के बराबर हो गई है ना, x इज द डिस्प्लेसमेंट टेकन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, और माइनस x1 कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। तो x2 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो। अब देखो ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी x फ्रॉम नेचुरल लेंथ कितना आया बच्चों? हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी स्प्रिंग की, उसका फॉर्मूला आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी तब वैलिड है, ये बात आपको ध्यान रखना है, जब हमने रेफरेंस कहां माना है? नेचुरल लेंथ में। और ये जो x है, x इज मीजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ध्यान रखें ये x जो है मीजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ।
तो नेचुरल लेंथ से नापा गया x की वैल्यू है, यहाँ पे ये बात याद रखें। तो आप चाहे इसको x कंप्रेस करें, चाहे x इलोंगेट करें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो नेगेटिव x भी पॉजिटिव हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे कंप्रेस भी करोगे तो उसका वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, और आप इलोंगेट भी करोगे तो वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। तो हमेशा याद रखें, अगर हम नेचुरल लेंथ को रेफरेंस मानते हैं स्प्रिंग में, तो किसी भी x दूरी पर नेचुरल लेंथ से चाहे इलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन हो, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। कितनी होगी बच्चों? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसको चाहो तो आप इसमें ग्राफ में बना सकते हो भाई, ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफिकल एनालिसिस तो आपको आती है, काइनेमेटिक्स में हमने सीखी है। तो u वर्सेस x का अगर हम ग्राफ बनाए तो पहले नेचुरल लेंथ में x की वैल्यू 0 होगी, तो वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है। जब आपने रेफरेंस लेवल कहां माना है तब हम ग्राफ ये बना रहे हैं, तो वहां पे 0 है। उसके बाद फिर देखो ये पैराबोलिक कर्व होगा ना, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 और u की मैक्सिमम पावर 1, तो u की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसके अबाउट ये पैराबोलिक सिमेट्रिक कर्व होगा इस तरीके से, देखो ऐसे, इस तरीके से। तो ये हो गया u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये उसका ग्राफ हो गया जब आपने रेफरेंस लेवल माना है कहां पर बच्चों। ये ग्राफ भी तब वैलिड है जब आपने रेफरेंस लेवल माना है नेचुरल लेंथ पर, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले ली है? 0, है ना। तो हमेशा याद रखें कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर x कंप्रेशन पे या x इलोंगेशन पर, x इज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ये बात याद रखें, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है अगर हम रेफरेंस लेवल नेचुरल लेंथ पे मानते हैं, मतलब वहां पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं। आई होप आपको ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला है ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में बड़ा ही ये उपयोग होगा। तो देखिए बच्चों, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना भी सीख चुके हैं, और हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना सीख चुके हैं। तो अगर मैं आपको इस तरीके से एक सवाल दूं जिसमें आपको दोनों लिखना पड़े, तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से लिखना है। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऐसा आपसे पूछा है। डायग्रामेटिकली आपको ये बोला गया है कि भाई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी बच्चों, तो ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। फिर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया बच्चों जिसका मास m है, और ये ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर दिया गया, स्प्रिंग के ऊपर रख के इसको रिलीज कर दिया। तो आपको पता है इस ब्लॉक का वेट होगा, तो इस वेट की वजह से इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा बच्चों। ब्लॉक की वजह से इस स्प्रिंग में क्या आएगा? कंप्रेशन। तो ये जो है कुछ समय के बाद कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेशन होकर फिर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कंप्रेस्ड हो गई, तो मान लीजिए कि जो ये स्प्रिंग है ये x कंप्रेस्ड हो गई। तो आपको इस ब्लॉक की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो आप रेफरेंस लेवल मान लो। तो स्प्रिंग के लिए तो एक ही रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा, दैट इज नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ को हमने रेफरेंस लेवल मान लिया स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, और इसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी रेफरेंस मान लो। हम ग्राउंड को नहीं ले रहे हैं, हम इसी पॉइंट को ले लेते हैं, क्योंकि इससे x दूरी हमें पता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो आप जहां भी रेफरेंस लो, अगर आप नीचे आ रहे हो तो माइनस में लिखो, ऊपर जा रहे हो तो नेगेटिव में लिखो। तो हम ग्रेविटेशनल के लिए तो कहीं से भी रेफरेंस लेवल ले सकते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्प्रिंग की लिखना है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो नेचुरल लेंथ को ही रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो इसको रेफरेंस लेवल मान लिया हमने दोनों के लिए, ग्रेविटेशन के लिए भी और स्प्रिंग के लिए भी। तो जो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर हम यहाँ पे लिखें, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों मैंने जैसे बोला कि U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज द सम ऑफ टू पोटेंशियल एनर्जीज, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब mg का पोटेंशियल एनर्जी, है ना बच्चों। अब देखो, क्योंकि x कंप्रेशन हुआ है, तो रेफरेंस लेवल से अगर x कंप्रेशन होता है या इलोंगेशन होता है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया था, हाफ के एक्स स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रेफरेंस लेवल ऊपर है, तो रेफरेंस लेवल से आप नीचे आए हो x हाइट, तो क्योंकि नीचे आए हो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल से नीचे आने पे नेगेटिव लिखी जाती है बच्चों, है ना, ये तो हमें पता है। तो हम लिखेंगे माइनस mgx। अब लेकिन ये x की वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू तो हमने मानी ना
कि x दूरी पे आके वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इक्विलिब्रियम में मतलब नीचे तो mg फोर्स लग रहा है बच्चों, तो ये नीचे में तब तक आएगा जब इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा तो ऊपर की तरफ kx फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, तो ये दोनों बैलेंस करेंगे ना, तब नेट फोर्स 0 होगा और वो इक्विलिब्रियम में आएगा। भाई पहले जब mg ज्यादा था तो कंप्रेस हो रहा था, तो जितना कंप्रेस हो रहा था तो kx की वैल्यू बढ़ रही थी, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो इक्विलिब्रियम में होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तो kx किसको बैलेंस करेगा, mg को, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, तो नेट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन kx इज इक्वल टू mg, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, mg बाई k। अब x की वैल्यू mg बाई k उधर पुट करो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी आपकी, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो एक के और एक के कैंसिल, माइनस एम जी एक्स, तो एक्स एम जी बाई के है और एम जी यहाँ पे है ही, तो ये एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के माइनस एम स्क्वायर बाई जी, तो हाफ में से 1 माइनस करोगे तो हाफ बचेगा, और ये बड़ा है तो माइनस बचेगा, तो माइनस हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। तो दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि हम कैसे ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, अगर दोनों प्रेजेंट हो स्प्रिंग और mg, तो दोनों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको अलग अलग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना आना चाहिए। अभी तो मैं केवल यहाँ पे, ये कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर जब बड़े सवाल आएंगे वहां पे आप इसको लिख पाओ, है ना। क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख पाएंगे आप, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा पाओगे तो एनर्जी कंजर्वेशन भी नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए ये लिखना हमें आना चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है कि जैसे कभी कभी अब इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि एक्चुअली में हमें रिलेशन देखना है पोटेंशियल एनर्जी में और फोर्स में, तो कभी कभी आपको फोर्स दिया जाए तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। और अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी दी जाए तो हमें फोर्स निकालना आना चाहिए। तो अब आपको हेडिंग डालना चाहिए यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में बच्चों रिलेशन हमें चाहिए, ताकि हम वैसे सवाल सॉल्व कर पाए। फिर मैं आपको सवाल भी कराऊंगा इससे भी। अब कैसे निकालेंगे रिलेशन, तो हमें फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ये डेफिनेशन आपको पता ही होगी भाई। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो ये डेल्टा यू को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो आप इंटीग्रल लिख सकते हो, तो इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल एफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dx, है ना बच्चों। अगर वन डायमेंशन है, x में फोर्स है, तो fc डॉट dx आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स पता है तो आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हो, डेल्टा यू निकाल सकते हो इस रिलेशन से। तो एक रिलेशन तो ये हो गया, अगर हमें कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू पता है और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालने को बोला है, तो हम इस रिलेशन से निकाल लेंगे। अब दूसरा सवाल ये बन सकता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखें तो ये जो डेल्टा यू है बच्चों, ये है क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इसको तो ऐसा भी लिखा जा सकता है ना डेल्टा यू को, कि इंटीग्रल डेल यू इंटीग्रल डी यू, यू इनिशियल टू यू फाइनल। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी एक्स। देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू आएगा, और लिमिट लगाओगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आएगा, तो डेल्टा यू बन जाएगा। मैंने उसको इंटीग्रेशन के बेसिस पे लिख दिया यहाँ पर। अब क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेशन कॉमन है, तो आप दोनों साइड से इंटीग्रेशन को रिमूव कर सकते हो भाई, रिमूविंग द इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना। तो दोनों साइड से आप इंटीग्रेशन को रिमूव कर दो, तो रिमूविंग, यहाँ पे लिख लेते हैं रिमूविंग इंटीग्रेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से इंटीग्रेशन को रिमूव करो बच्चों, देखो फिर क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डीएक्स। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा बच्चों, माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर आपका वन डायमेंशनल फोर्स है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है,
तो हम वन डायमेंशन की बात करें तो केवल आई कैप आएगा एक्स की डायरेक्शन में। तो कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू आई कैप। तो देखो बच्चों ये आपका फोर्स निकाला। अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें पोटेंशियल एनर्जी का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर वन डायमेंशनल फोर्स है, वन डायमेंशनल फोर्स के लिए, तो यहां पर हम इसको इस तरीके से डी यू बाई डी एक्स निकाल के माइनस साइन आप लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे u पता है तो फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। और अगर थ्री डायमेंशनल हुआ तो फिर क्या करोगे, 3D फोर्स के लिए क्या करोगे, अगर तीनों एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, तो 3D को निकालने का तरीका ये है बच्चों की फोर्स वेक्टर में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करो तो आपका 3D फोर्स आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई। एक बार एक्स के साथ करो आई कैप लिखो, एक बार y के साथ करो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो y के साथ कर रहे हो तो बाकी सबको कांस्टेंट मानो, जब x के साथ कर रहे हो तो x को वेरिएबल मानो, बाकी सबको कांस्टेंट मानो। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही बच्चों, प्लस डेल u बाई डेल जेड के कैप। तो ये करो तो ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी ये आपका थ्री डायमेंशनल फोर्स में लग सकता है। तो जब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर वो स्पेस में बताया जा रहा है, एक्स वाई एक्स तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। और अगर आपका वन कोऑर्डिनेट है, सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, तो डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी बाई आई कैप या जे कैप, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो ना। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो इन फॉर्मूले से आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर आपको फोर्स दिया है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। और ये फॉर्मूला बच्चों मैं अभी के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद रखना, वर्क एनर्जी पावर का ये सेक्शन, ये आगे चलकर आपको 12th में बड़ा काम आएगा, क्योंकि 12th में पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पे पोटेंशियल भी आएगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में भी कुछ ऐसा ही टाइप का रिलेशन आएगा। तो अगर ये आप याद रखेंगे तो वहां पर बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो 12th में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैट्स में किसी को बच्चे को डर लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी में ही लगता है, लेकिन अभी की चीजें अगर आप समझ गए तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया, तो एक फोर्स वेक्टर दिया गया, आपको बोला गया फोर्स जो दिया गया है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो देखो इसका एक्स कॉम्पोनेंट एक्स का फंक्शन, वाई कॉम्पोनेंट वाई का है, जेड कॉम्पोनेंट जेड का है। तो हम तो ये समझ गए कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर आपसे बोला गया कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ सकता है। तो बोला गया इस पार्टिकल को ये जो फोर्स है अप्लाई करके ए से बी पॉइंट तक ले जाया गया। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो बोला गया 1,1,1 है, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 10 जूल है, ये आपको बता दिया गया। आपको बोला जा रहा है कि बी कोऑर्डिनेट जो है वो 2,3,4 है, तो आपको बताना है बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी। ये आपसे सवाल पूछा गया, मतलब फोर्स दिया गया है, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अभी हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है। अगर हमें फोर्स दिया गया हो बच्चों और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालने को बोला जाए, तो याद करो हमने अभी देखा था कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यूवी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यूए, इनिशियल से फाइनल जा रहा है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल कंजर्वेटिव फोर्स डॉट, अब क्योंकि ये डी थ्री डायमेंशन है तो डीएस वेक्टर करेंगे, है ना। डीएस वेक्टर हमें पता है डीएक्स आई कैप डी वाई जे कैप, है ना। तो इसको अगर हम यहां से लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रल माइनस एफ सी वैक्टर कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर हो जाएगा डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बच्चों एक्स के साथ एक्स का आ जाएगा, वाई के साथ वाई आ जाएगा, जेड के साथ जेड आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आप देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस बाहर ले लो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन जेड डी जेड, और लिमिट लगा दो। एक्स की लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, ए से बी तक, तो 1 से लेकर 2, एक्स कोऑर्डिनेट का लिमिट हो गया 1 से 2, वाई कोऑर्डिनेट का लिमिट हो गया 1 से 3, और जेड कोऑर्डिनेट का लिमिट हो गया ए से बी में 1 से 4, तो 1 से 4, है ना। तो ये हमने कर दिया भाई। यू भी हमें पता है, यूए जो है वो माइनस, मतलब यहाँ 10 जूल है तो माइनस 10 जूल लिख देंगे, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करें बच्चों तो ये माइनस बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब में 2 रखोगे तो 8 माइनस 1,
तो ये आ जाएगा 7/3, है ना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। y²/2 आएगा तो ये 9 - 1 तो 8/2, तो ये +8/2 हो जाएगा। देखो बच्चों डायरेक्ट मैं लिमिट पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा z²/2 तो 4², तो देखिए स्टूडेंट z²/2 आएगा तो 4 का स्क्वायर 16 - 1 तो 15/2 हो जाएगा, तो ये 15/2 कर लो भाई। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो माइनस एलसीएम तो आ जाएगा 6, है ना, और ये आ जाएगा भाई 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 8 इंटू 3 जो है 24 आ जाएगा, प्लस 15 इंटू 3 45 आ जाएगा, है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा देखो बच्चों, तो 5 + 4 9 + 3 ये तो 13 हो गया, और ये 5 + 2 जो है 7 और ये 8, तो ये -83/6, तो 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी जो है वो 10 - 83/6 है ना, 10 उधर गया तो प्लस, तो एलसीएम लोगे तो ये 60 - 83/6, तो ये आ जाएगा तो -23/6 जूल। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से अगर आपको फोर्स वेक्टर दिया जाए और आपसे पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट की पूछी जाए, तो आप उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखो और दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले को लगाकर अप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखो बच्चों और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स दिया था और आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा था। अब क्वेश्चन में आपसे ऐसा भी पूछ सकता है उल्टा, कि मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी दी जाए 2x² YZ जूल, है ना, और आपसे बोला गया कि फाइंड फोर्स वेक्टर एट पॉइंट 1, 2, 3, तो आपको फोर्स वेक्टर निकालना है एट पॉइंट 1, 2, 3, है ना। तो ये आपको सवाल पूछा गया है, बोला गया है ना, सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। अब हमने देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी, वो तीनों एक्सिस से आ रहे हैं, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये 3 डायमेंशनल फोर्स है, और 3 डायमेंशनल फोर्स होता है तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो फोर्स वेक्टर कैन बी रिटन एज आपका कितना बच्चों, माइनस टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये तो हम जानते हैं भाई। तो यहाँ पे एक काम करो, u की वैल्यू पुट कर दो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो डेल बाई डेल एक्स, u की वैल्यू 2x² वाई जेड आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई 2x² वाई जेड जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड 2x² वाई जेड इंटू के कैप। अब आप ध्यान से देखो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो x को वेरिएबल मानो, बाकी सबको कांस्टेंट मानो, तो 2yz कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो मैं बच्चों यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो ये 2 × 2 4 हो गया, x बचेगा यहाँ पे, तो x और y और z वैसे के वैसे, ये आई कैप लिख दो, प्लस यहाँ पे 2x² ये कॉमन आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो कांस्टेंट आ गया बाहर 2x² ये हो जाएगा जे कैप, प्लस इसमें z के रेस्पेक्ट में करो तो 2x² y बाहर आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 2x² y, और ये हो जाएगा बच्चों k कैप। तो ये आ गया आपका फोर्स वेक्टर, लेकिन हमें फोर्स वेक्टर इस पॉइंट पे चाहिए, तो इसमें आपको सब जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 1 2 3, x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3, तो हमारा इस पॉइंट पे पर्टिकुलर फोर्स आ जाएगा, ये फोर्स का फंक्शन आ गया, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स चाहिए तो ऐसे निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, फोर्स वेक्टर एट पॉइंट 1, 2, 3, तो ये निकाला जा सकता है बच्चों इस तरीके से, कितना आपका -4x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो और z की वैल्यू 3 रखो, आई कैप प्लस 2x² तो 1 का स्क्वायर इंटू जेड तो इंटू 3 जे कैप प्लस 2x² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू वाई दैट इज 2 के कैप, है ना बच्चों। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर निकलता आएगा 1, 2, 3 पे जो हमारा फोर्स वेक्टर है वो आ गया, माइनस को बाहर ही रहने दो, तो 2 इंटू ये 4 इंटू 2 8 और ये 3, तो ये 24 आई कैप प्लस 3 इंटू 2 6, तो 6 जे कैप प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4 के कैप। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों वैरायटी बता दी, अगर आपको फोर्स दिया है तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, आपको पोटेंशियल एनर्जी दी है तो आप फोर्स भी निकाल सकते हो, इसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है।
तो देखिए बच्चों, इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कभी कभी ग्राफ में क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं वो, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक मैथ्स आती है तो कोई समस्या है ही नहीं। मैं आपको ग्राफिकल एनालिसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, पहले ही। तो ग्राफ आ जाए तो ऐसा कुछ मत सोचना कि बिल्कुल नया प्रकार का क्वेश्चन है। ग्राफिकल फॉर्म में उसको फ्रेम कर देते हैं। आपको एफएक्स कर्व दे देंगे वो, ऐसे एक ग्राफ दे देंगे। मान लीजिए कि ये ऐसे ग्राफ दे दिया है, और यहाँ पे बोला गया कि ये 2 मीटर्स है एक्स मीटर्स में, ये 4 मीटर है, और ये जो फोर्स है ये 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक। फिर आपसे ये बोला गया कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, जब एक्स जीरो था तो उन्होंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो 2 जूल थी। और आपसे पूछा गया कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 4। तो 4 मीटर पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी इस फोर्स की वजह से, वो आपको बताना है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बोलो, बस आप यहाँ पे ग्राफ में फ्रेम कर दिया इस क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन तो हम जानते ही ना भाई, जो हमारा रिलेशन है, अगर हमें फोर्स पता हो तो हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल एफ डी एक्स, यही तो लिखते थे भाई। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल्टा यू को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस इंटीग्रल एफ डी एक्स। और आप ध्यान से देखो तो माइनस साइन इधर ले आओ, तो ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा, और ये इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब ये इंटीग्रल एफ डी एक्स है क्या, ये इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है, ये तो एरिया अंडर एफ एक्स कर्व है। अगर इंटीग्रल वाई डी एक्स होता तो वाई और एक्स के बीच में जो कर्व बनता उसका एरिया था। और यहाँ पे एरिया कहाँ से, x2 x1 से लेकर x2, जो भी आपको पॉइंट्स दिए गए। तो यहाँ पे ये जो चीज है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। तो इसका मतलब आप एरिया निकाल लो, ये एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। तो जीरो पे आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, इनिशियल पॉइंट पे 2 जूल है, और फाइनल 4 पे आपको निकालना है। तो इस वैल्यू यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे, और दूसरी चीज एक्स इक्वल टू 4 पर, और इसका एरिया निकाल लेंगे, ये जो शेडेड रीजन, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो अगर आपको कभी भी ग्राफ दिया जाए एफ एक्स ग्राफ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करोगे तो वो एरिया अंडर एफ एक्स कर्व होगा। ये पॉइंट याद रखना, ये नया पॉइंट है जो आपको यहाँ सीखने को मिले। लेकिन अगर आपका ग्राफिकल एनालिसिस का बेस स्ट्रांग है तो आप वैसे भी समझ सकते थे, कोई नई बात नहीं है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो पर कितनी है बच्चों, 2 जूल, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट 4, वो निकालना है। एरिया कितना है, तो आप देखो यहाँ पे दो एरिया है, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन और एरिया ऑफ सेकंड रीजन। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस एरिया ऑफ सेकंड रीजन। तो फर्स्ट रीजन का एरिया रेक्टेंगल टाइप का है, तो लेंथ 10 इंटू विड्थ दैट इज 2, तो 10 इंटू 2 हो गया, प्लस ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू बच्चों 2 से 4 तो 2 हो जाएगी, और हाइट जो है वो 10 हो जाएगा। तो यहां से देखो 2 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10। तो आपका 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 4 मीटर जो है वो 30 आ गया। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 30 इधर आओगे तो माइनस, और ये उधर प्लस, तो u इज इक्वल टू 2 माइनस 30 विच विल बिकम माइनस 28 जूल। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप ग्राफ में फ्रेम कर दे क्वेश्चन तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन, बेसिक मैथ्स क्लियर है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक मैथ्स जिसका स्ट्रांग होगा उसका फिजिक्स अटक ही नहीं सकता कहीं पर, क्योंकि बेसिक मैथ्स में ही क्वेश्चन अच्छे फ्रेम होते हैं बच्चों। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है ना, इसलिए बेसिक मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाते समय बताया भी था। और अब आपको मेरे ख्याल से इतने सारे चैप्टर होने के बाद अब आपको फील भी आ रहा होगा कि वाकई में वो कितना इंपॉर्टेंट सेशन था, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। देखिए बच्चों, इसमें और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि इस टाइप से आपको एक ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। ये आपका एक्स है, यू एक्स कर्व आपको दिया है, अब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया था आपको, और यहाँ पे बोला गया कि दो पॉइंट्स हैं, एक x1 पॉइंट है और एक x2 पॉइंट है ना, ये ग्राफ में बताया गया था। अब सवाल ये पूछा गया आपसे दो पॉइंट्स पर x1 और x2 पे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट x1 एंड x2 पॉइंट। तो x1 x2 पर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना था, है ना। तो आप कैसे बताएंगे, तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये यूएक्स कर्व में जैसे हम रिलेशन जानते हैं कि हमें पता है कि जो फोर्स वेक्टर है वो फोर्स वेक्टर तो लिखा जाएगा भाई माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं।
माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना। वन डायमेंशनल है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं। लेकिन ये डी यू बाई डी एक्स है क्या, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। तो यहाँ पे y की जगह u है और x की जगह x है, तो ये तो स्लोप है ना, किसी भी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस स्लोप है डी यू बाई डी एक्स, यू एक्स कर्व का। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो एक्चुअली में, अगर हमें यू एक्स ग्राफ पता है तो इट इज द फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व, स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब स्लोप देख लो भाई, अगर हम x1 की बात करें तो यहां पे देखो स्लोप कैसा है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो एट x1 स्लोप 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 इज नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है x1 पे तो फोर्स क्या होगा बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस ऑफ स्लोप होता है ना, ये तो माइनस ऑफ स्लोप, तो माइनस ऑफ स्लोप खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे, यानी x1 पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आगे की तरफ है, राइट हैंड साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम x2 की बात करें, x2 की बात करें तो यहाँ पे एक एट x2 भी देख सकते हैं, एट x2 इज स्लोप इज, तो यहाँ पे स्लोप देखो, टेंजेंट खींचो, है ना, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है। तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्लोप, पर स्लोप ही कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव करोगे तो नेगेटिव आएगा फोर्स। फोर्स नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बैकवर्ड, मतलब उसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, है ना। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला जो ऑप्शन था वो सही था इसका, हालांकि मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए ग्राफ पे बेस्ड तो भी बता सकते हो भाई, डी यू बाई डी एक्स जहां आए वहां स्लोप का कॉन्सेप्ट लगाना है, जहां इंटीग्रेशन आए वहां पे एरिया का कॉन्सेप्ट लगाना है, दैट्स इट। कोई नई बात आपको नहीं बताई जा रही, सारी चीजें बेसिक मैथ से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन इसी को बच्चे टफ मानने लगते हैं, जबकि किसी अच्छे बच्चे को अगर चीजें आती हैं तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं, आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं। अब देखो बच्चों, आप लोग हेडिंग डालेंगे इक्विलिब्रियम। हालांकि इक्विलिब्रियम आपको पता है ऐसे पॉइंट्स जो कैसे होंगे बच्चों, जहां पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, उसको हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम के, वो हमें समझने जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको इस तरीके से एक ग्राफ बना दूं, ऐसे ऐसे एक आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दिया गया है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बॉल रखी गई बच्चों m मास की, तो आपको पता है कि इस बॉल पर, m मास की बॉल पर नीचे की तरफ जो है वो mg फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इक्विलिब्रियम कैसा है, मतलब तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, मैं वन बाय वन आपको डिटेल में समझाता हूँ। अगर मुझे इसमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना पड़े तो मैं कैसे बताऊंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा बच्चों अपनी जगह से। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं अपनी जगह से और ये इससे दूर चला जाएगा, आप खुद सोचो, जब आप इस बॉल को डिस्प्लेस करोगे तो ये तो इधर भाग जाएगी या इधर भाग जाएगी, आइदर साइड, ये वापस लौटकर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आने वाला। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद बॉल जो है या पार्टिकल जो है वो अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट भाग जाता है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसे इक्विलिब्रियम को बच्चों क्या बोला जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये पहले टाइप का इक्विलिब्रियम जिसको हम बोल रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो है, बट अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो पार्टिकल अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन भाग जाएगा, कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर दूसरा टाइप का इक्विलिब्रियम सोचो, अगर ये बॉल यहाँ होती तो नीचे mg फोर्स लग रहा होता और ऊपर नॉर्मल लग रहा होता, तो ये अभी भी नेट फोर्स जीरो है इक्विलिब्रियम में। अब हमें चेक करना है कि कैसा इक्विलिब्रियम है, तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो किसी भी साइड पर, तो जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस लौट के आ जाएगा अपनी पोजीशन पर। देखो आप, ये अपनी पोजीशन पर बच्चों वापस लौट कर आ जाएगा। तो ये अगर अपनी पोजीशन पर वापस लौट के आ जाएगा तो फिर ये जो इक्विलिब्रियम है इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी ऐसा इक्विलिब्रियम का पॉइंट जिसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर अगर पार्टिकल वापस अपनी जगह पे आ जाता है तो हम उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को स्टेबल बोलेंगे, और अगर उससे दूर चला जाता है तो उस पॉइंट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे।
तीसरा जो इक्विलिब्रियम है, जैसे मान लीजिए फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पे पार्टिकल को रखा आपने, तो mg फोर्स को नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया, नेट फोर्स यहाँ भी जीरो है, तो ये भी, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ना इक्विलिब्रियम से दूर जाएगा ना इक्विलिब्रियम के पास आएगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस है, ये आप समझते हो। तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों तीन टाइप के इक्विलिब्रियम पॉसिबल हैं, कहीं पे भी इक्विलिब्रियम है तो वहां पे आप तीन तरीके के इक्विलिब्रियम को पहचान सकते हो। कैसा, अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर भाग जाए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का प्रकार कहलाएगा। अगर वापस आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, और अगर वहीं रह जाए जहां आपने डिस्प्लेस किया है तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें और है जो आपको समझनी चाहिए। एक्चुअली में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर मैं बोलता कि मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, तो इक्विलिब्रियम कब होता, जब नेट फोर्स जीरो होता। अगर देखो तो यहाँ पे मैं आपसे बोलता कि अगर मान लीजिए कि ये एक्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता और आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स अगर चाहिए होते तो क्या करते आप, ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर अगर आप देखो स्लोप निकालो, क्योंकि नेट फोर्स जो है या फोर्स जो है वो किसके बराबर है, du बाई डी एक्स, नेगेटिव टाइम्स ऑफ du बाई डी एक्स ना, और ये कितना होना चाहिए बच्चों, जीरो। तो ux कर्व में तो स्लोप जीरो होना चाहिए ना, यानी कि ये देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो इसका स्लोप कैसा हो गया, फ्लैट फ्लैट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी देखो स्लोप कैसा है, फ्लैट पैरेलल टू एक्सिस, और यहाँ पे भी स्लोप देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे स्लोप जीरो है ना, इसलिए तो नेट फोर्स जीरो, और ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं। तो कभी भी आपको इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स निकालना हो तो चाहे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो तो वहां पे भी स्लोप जो होगा du बाई डी एक्स वो जीरो होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है तो वहां पे भी du बाई डी एक्स जो होगा बच्चों वो जीरो होगा, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वहां भी du बाई डी एक्स स्लोप जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। तो अगर आपको ये दिया गया कि कोई u का फंक्शन है और आपको बताना है कि भाई कहां पर इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं, तो जैसे यहां पर अगर हम 3 पॉइंट बोले x1 x2 x3, तो वो पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या है इक्विलिब्रियम का, कि आप एक बार डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो पुट कर दो। तो ये जहां मैक्सिमा बन रहा होगा, मिनिमा बन रहा होगा, या फ्लैट कांस्टेंट सरफेस होगी, वहां पे du बाई डी एक्स ऑब्वियस सी बात है जीरो रहेगा। तो du बाई डी एक्स जीरो पुट करो तो जो भी आपकी x की वैल्यूज आएंगी उस इक्वेशन की, वहां पर आपका क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम। लेकिन अब ये कैसे पहचानेंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कि वो पॉइंट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वहां पे ग्राफ तो बना नहीं होगा। हमने तो ये निकाल लिया ना कि कौन से पॉइंट में इक्विलिब्रियम है, du बाई डी एक्स जीरो करने का, उसके बाद हमें नहीं पता, तो उसको कैसे निकाला जा सकता है, उसको भी निकाल सकते हो बच्चों आप, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो हमेशा याद रखें जहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, और जहां न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है वहां पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि मिनिमा मिलेगा जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमा मिलेगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी u की अगर आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट याद करो बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते थे, डबल डिफरेंशिएशन करके। अगर du बाई डी एक्स आपने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो जो पॉइंट्स आए हैं उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएशन करो, तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, और अगर वो पॉइंट रखने पर इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाती है, सॉरी ग्रेटर देन बोल दिया मैंने, लेस देन जीरो आ जाती है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है बच्चों। किसका पॉइंट है ये, मैक्सिमा का। और अगर मैक्सिमम का पॉइंट है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है इसका मतलब ये अनस्टेबल का पॉइंट है। तो अनस्टेबल के पॉइंट को चेक करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, अनस्टेबल के पॉइंट को चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन किया जाए, और अगर उसकी वैल्यू पॉइंट की वैल्यू रखने पर अगर लेस देन जीरो आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो मैक्सिमा का पॉइंट है। मैक्सिमा अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो नेट फोर्स जो है वो जीरो है, और वहां पर आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को चेक करने का ये चेक रूल है। वैसे स्टेबल में देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो मिनिमा होगा, मिनिमा बनेगा मतलब d2u डबल डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो उसकी वैल्यू, उस पॉइंट की वैल्यू रखने के बाद, x की वैल्यू रखने के बाद अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ये मिनिमा होता है। मिनिमा मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और अगर कांस्टेंट है बच्चों तो डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो अगर वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो पॉइंट कैसा पॉइंट कहलाएगा,
आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। तो चेक करने का तरीका क्या है इक्विलिब्रियम को? पहले तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम के? जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया जाएगा तो आप एक बार डिफरेंशिएशन करो और उसको जीरो के पुट कर दो, क्योंकि जहां इक्विलिब्रियम होगा वहां पर स्लोप जीरो होना चाहिए, तो du by dx जीरो होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे x1 x2 x3। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि x1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि स्टेबल है कि न्यूट्रल है। तो आप डबल डिफरेंशिएशन करो, x की जगह x1 वैल्यू डालो, अगर वो लेस देन जीरो आता है तो मतलब मैक्सिमा पर है, मैक्सिमा है मतलब वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आती है, मिनिमा आता है मतलब ग्रेटर देन जीरो आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जिस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ जाता है तो हम मान लेंगे कि वो पॉइंट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स कैसे निकाले जाएंगे और उनको कैसे चेक किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जल्दी से बच्चों लिख देता हूं। तो आप हमेशा याद रखेंगे, इफ अ पार्टिकल displaced from equilibrium position and it moves away from equilibrium position, then the equilibrium is said to be unstable equilibrium. And at unstable equilibrium पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो याद रखें बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है ना। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, इफ अ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट return back to equilibrium position, then the equilibrium is said to be stable equilibrium, and at stable equilibrium potential energy is minimum. और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इफ अ पार्टिकल displaced and remains as it is, then the equilibrium is said to be neutral equilibrium, and at neutral equilibrium potential energy remains constant. तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो कभी भी इक्विलिब्रियम के पॉइंट चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएशन करो, यू का पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर पॉइंट्स को चेक करना है तो डबल डिफरेंशिएशन करो। अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमा बन रहा है, इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमा बन रहा है मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जीरो आ रहा है तो इसका मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, इसमें ये नहीं रहता है, ये मतलब मैक्सिमा या मिनिमा का ये मतलब नहीं। याद करो बच्चों, जब मैक्सिमा मिनिमा आपको पढ़ाया गया था बेसिक मैथ्स में, तो वो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होता था। यानी कि अगर मैं ऐसा सोचो कि इस तरीके से ग्राफ ऐसे, तो यहां पे कोई पार्टिकल है और यहां पे कोई पार्टिकल है, तो आप ये मत सोचो कि इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो ये है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, ये दोनों अनस्टेबल है। एक्चुअली में उसके आसपास से कंपेयर करते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये, तो इससे मिनिमम तो ये वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये
स्टेबल नहीं होगा और ये स्टेबल नहीं होगा और ये स्टेबल होगा, ऐसा नहीं है। इसके आसपास लोकल से कंपेयर करो, आसपास के रीजन में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, तो ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक किया जाता है। तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो। मैक्सिमा का मतलब ये नहीं कि सब पॉइंट से मैक्सिमा, नहीं, आसपास के रीजन से मैक्सिमा होना चाहिए, और मिनिमा मतलब आसपास के रीजन से मिनिमा, और कांस्टेंट मतलब आसपास के रीजन से कांस्टेंट। ओवरऑल हम चेक नहीं करते, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक किया जाता है। जहां भी ऐसा है वहां पे वो सारे पॉइंट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जहां पर अगर मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा मिल रहा है तो वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और लोकल कांस्टेंट है तो इसका मतलब वहां पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर रखना, नहीं तो कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इक्विलिब्रियम वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है वो 2x स्क्वायर माइनस 8x है। आपसे ये बोला गया कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स फाइंड करना है, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, और आपको टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम भी बताना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी फंक्शन हो भाई, इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका क्या है कि वहां पर स्लोप जीरो होगा। स्लोप जीरो होगा मतलब du बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो सबसे पहले ही du बाई डी एक्स जो है उसको जीरो पुट करो, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x, और माइनस 8x का 8 होता है ना, ये डिफरेंशिएशन तो आप जानते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से x का एक पॉइंट आया 8/4 दैट इज 2। तो x का एक पॉइंट आ गया बच्चों, x इक्वल्स टू 2। इसका मतलब यहां पर इस वाले फंक्शन में, इस वाली पोटेंशियल एनर्जी में केवल एक ही पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम है। अब ये है कैसा इक्विलिब्रियम, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो डबल डिफरेंशिएशन करो बच्चों। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी बाई बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स, मतलब du बाई डी एक्स का एक और बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और du बाई डी एक्स की वैल्यू है 4x माइनस 8, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और यहाँ पर du बाई डी एक्स की वैल्यू है 4, एक बार जब डिफरेंशिएशन किया था 4x माइनस 8। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये आएगी वैल्यू 4, 8 का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1, तो 4 आ गया। देखो 4 जो आ रहा है तो ये डबल डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव है, जीरो नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे जो डबल डिफरेंशिएशन है d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब कि हमें मिनिमा मिल रहा है बच्चों, मिनिमा। और अगर मिनिमा मिल रहा है तो इसका मतलब, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम मिलेगा, मिनिमा। और अगर मिनिमा मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो आपको पता है कौन सा इक्विलिब्रियम है बच्चों, किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, अभी मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली बात है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हम बोल सकते हैं कि द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज, द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम का टाइप है ना, इक्विलिब्रियम है x इक्वल्स टू 2 पर, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए बच्चों देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ गिवन बाय 12x माइनस एक्स क्यूब। अब आपसे वही सवाल, तो वही है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए आपको पता है कि भाई मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा और उसको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। यानी कि मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा डेल यू डी यू बाई डी एक्स, और उसको डी किसके जीरो इक्वेट पुट कर दूंगा, जीरो के। तो एक बार डिफरेंशिएशन करो तो 12x का डिफरेंशिएशन 12 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये 4 आएगा, मतलब x की दो वैल्यूज आ रही है, प्लस माइनस 2। यानी यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक x1 पॉइंट है जो +2 है, और एक x2 पॉइंट है जो -2 है। तो दो जगहों पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है बच्चों, दो जगहों पर। अब हमें देखना है कि इन दोनों जगह पर
कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, कि दोनों स्टेबल हैं कि दोनों अनस्टेबल हैं कि न्यूट्रल है क्या है। तो चेक करते हैं, चेक लगाते हैं। चेक लगाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, इसको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स की एक बार डिफरेंशिएशन किया था तो ये आया था 12 माइनस 3x²। तो आप ध्यान से देखो 12 का तो ये 0 हो जाएगा और ये -6x आएगा बच्चों, -6x। तो आपका डबल डिफरेंशिएशन -6x है। अब हम किसको चेक करेंगे, x1 को। तो एट x1 इज इक्वल्स टू +2, तो हम x1 की जगह चेक करें तो x की जगह x1 डालें, मतलब +2 डालें। तो d डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है देखो आप। तो डबल डिफरेंशिएशन जो है d टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू +2 x1 की जगह पर, तो आप पुट करोगे तो -6 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू -12। तो दिस विल बिकम लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, यानी कि +2 पे आपको कौन सा इक्विलिब्रियम मिलेगा, कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आप यहाँ पे x2 की जगह चेक करते हैं x इक्वल्स टू x2 दैट इज -2, तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो है x इज इक्वल्स टू -2 पर, तो ये हो जाएगा -6 इंटू -2 विच विल बिकम 12। तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब कि मिनिमा बन रहा है, मिनिमा बन रहा है तो -2 पे कौन सा इक्विलिब्रियम है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप ध्यान रखें कि इसमें 2 पॉइंट्स है जहां पे इक्विलिब्रियम है, एक प्लस x इक्वल्स टू +2 पे और x इक्वल्स टू -2 पे। +2 पर जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम है, और -2 पे जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम। तो आई होप बच्चों आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो बड़े ही आसानी से आप इनका जवाब दे सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।